सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने संधि के कॉन्सेप्ट को समझा था और उसके बाद स्वर संधि के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था। स्वर संधि कब कब होती है और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। वास्तव में स्वर संधि इसी का दूसरा नाम है अच संधि, जो उस दिन बताया भी गया था। अच संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के आपस में जो संधि होती है उसको हम अच संधि के नाम से जानते हैं, वही स्वर संधि। अगर पिछले चार्ट को हम लोग ध्यान में रखें, याद करें, तो दीर्घ संधि को हम लोगों को समझने में सुविधा होगी, जो आज का प्रकरण है। दीर्घ संधि सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः। ध्यान देंगे, 3 पद है। पहला पद है अकह, दूसरा है सवर्णे और तीसरा है दीर्घः। अकह षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की ये संधि है, अर्थात अयुण के अ से लेकर ऋलिक के क तक जितने भी वर्ण आते हैं, ध्यान रखेंगे, प्रत्याहार सूत्रों में केवल ह्रस्व स्वरों का ही समावेश है अक प्रत्याहार में। लेकिन जो ह्रस्व हैं वो अपने दीर्घ का भी बोध कराते हैं। अर्थात अक का अर्थ होगा अ, आ, यहाँ ऋ वर्ण का दीर्घ नहीं होता, इसलिए केवल हम इसके ह्रस्व को ही लिखेंगे। इन अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के बाद यदि कोई सवर्ण आ जाता है, अर्थात समान वर्ण आ जाता है। समान वर्ण कहने का मतलब अ आ के बाद अ आ ही आए, ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आ जाए। वैसे ही ह्रस्व या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ री के बाद री आए, अथवा लृ के बाद लृ आ जाए। तो उन दोनों के स्थान पर उसी का दीर्घ रूप आदेशित हो जाता है। हम इसको ऐसे समझें, यदि अ या आ के बाद पुनः अ या आ गया, अथवा ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद पुनः ह्रस्व या दीर्घ ई आ गया, ह्रस्व अथवा दीर्घ उ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ उ आ गया, वैसे ही ह्रस्व अथवा दीर्घ री के बाद पुनः ह्रस्व या दीर्घ री आ जाए, या लृ के बाद लृ आए, तो दीर्घ संधि होती है। और ये दोनों मिल करके अपने दीर्घ स्वर में परिणत हो जाते हैं। अर्थात अ और आ का ये जो समूह है, ये अगर आपस में मिलेंगे तो दोनों मिल करके आ बनेगा। ऐसे ही यहाँ दीर्घ ई बनेगा, दीर्घ उ बनेगा, दीर्घ री बनेगा। अंतिम वर्ण, जिसको कि पिछले स्वर संधि के कॉन्सेप्ट पार्ट में कहा गया था, लृ वर्ण को इसीलिए वहाँ से हटाया गया था, उसको भी हम लोग समझ लें। लृ वर्ण का कोई दीर्घ नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि जैसे हम री को ऐसे लिख दे रहे हैं, वैसे ही लृ में
दीर्घ बनाते, री का दीर्घ होता ही नहीं। तो यहां क्या होगा, महर्षि कात्यायन ने, वार्तिककार ने लिखा है, रीलृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और लृ दोनों वर्ण परस्पर सवर्ण होते हैं, अर्थात री के जगह पर री का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण से जब इन दोनों में मेल होगा तो वैसी स्थिति में यहां पर दीर्घ री बनेगा। हम लोग एक एक को समझते चलें। जैसे मान लीजिए यहां हम देखते हैं तो ये आ से भी मिल सकता है, आ से भी मिल सकता है, अ से भी मिल सकता है, और आ से भी मिल सकता है। ये 4 स्थितियां होंगी। पुनः एक बार देखें, ये आ से मिल सकता है, या अ से मिल सकता है, या अ से मिल सकता है, या आ से मिल सकता है। इनमें से कहीं से भी कोई भी किसी के साथ मिलेगा तो उसका मिलने के बाद जो परिणाम होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो होगा आ। जैसे हम लोग उदाहरण देखते चलें। यदि अ से अ मिलता है, एक उदाहरण देखें, राम धन अनुज। यहां क्या हुआ, मकार उत्तरवर्ती अ के बाद अ आया, और ये दोनों अ मिलकर के क्या बनेंगे, आ। अर्थात संधि करने के बाद शब्द बनेगा रामानुज। वैसे ही कहीं अगर आ के बाद आ आता हो तो भी दोनों आ मिलकर के भी आ ही होंगे। जैसे यहां विद्या में आ है अंतिम अक्षर, और उसके बाद आ आया, दोनों मिलकर के आ बने, बना हमारा शब्द विद्या, विद्यालय। वैसे ही यदि अ के बाद आ जाए, जैसे देव धन आलय, यहां क्या हुआ, वकारोत्तरवर्ती अ के बाद आ आया, दोनों मिलेंगे, अ और आ मिल करके भी आ बना, शब्द हमारा बनेगा देवालय। और यदि आ के बाद अ आए, जैसे विद्या धन अर्थी, यहां पहले आया विद्या का आ, और उसके बाद आया अ, दोनों मिल करके भी बनेगा आ। हमारा शब्द होगा विद्यार्थी। अच्छा, विद्या का अर्थी क्यों कहते हैं भाई? विद्या, विद्या हम जानते हैं, और अर्थी भी जानते हैं, वो वाली अर्थी ना, मतलब विद्या का जो अर्थी निकाल दे वही विद्यार्थी। भूल के भी ऐसा नहीं सोचिएगा। अर्थ हुआ, अर्थ अर्थात प्रयोजन। विद्या है अर्थ, विद्या है प्रयोजन जिसका। जैसे धन ही अर्थ प्रयोजन है जिसका, उसको कहते हैं धनार्थी। वैसे ही विद्या ही अर्थ है
प्रयोजन है जिसका, उसको कहेंगे विद्यार्थी। इसी प्रकार से अगर हम ई के उदाहरण को लें, फिर वही चीज हो सकता है, ह्रस्व ई दीर्घ ई से भी मिल सकता है, दीर्घ ई ह्रस्व ई से मिल सकता है, अथवा ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई भी आ सकता है, दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई भी आ सकता है। यहाँ स्थानाभाव है, इसलिए हम उसको नीचे करके दिखाएंगे कैसे ये हो सकता है। पहले हम लोग लें दीर्घ ई के बाद अगर दीर्घ ई आता है, ये स्थिति है, ई प्लस ई, ये दोनों मिलकर के भी बनेगा दीर्घ ई। जैसे श्री धन ईशः। अब यहां क्या हुआ, श्री में दीर्घ ई की मात्रा है और उसके बाद ईशः का ई आया, दोनों मिलकर के भी दीर्घ ई में परिणत हो जाएंगे। हमारा शब्द बनेगा श्रीशः। अगर इनको देखा जाए, ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई, एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, किसको, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई, दोनों स्थिति, दोनों मिलकर के भी दीर्घ ई बनेंगे। जैसे प्रति धन ईक्षते। प्रतिधन इच्छा भी आप कर सकते, इच्छा नहीं करेंगे, प्रतीक्षा में अलग हो जाएगा। प्रतिधन ईक्षते, हमारा शब्द बनेगा यहां ह्रस्व ई दीर्घ ई से मिला, दोनों मिलकर के दीर्घ ई बना, शब्द संधि होने के बाद शब्द बना प्रतीक्षते। वैसे ही अगले कंडीशन में ह्रस्व ई का ह्रस्व ई के साथ मेल हो सकता है, इस मेल से भी दीर्घ ई बनेगा। जैसे हरिधन इंद्र, ह्रस्व ई, हरि के ह्रस्व ई के बाद इंद्र का ई आया, दोनों मिलकर के बना हरिंद्र। अब हमारे साथ हो गया दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई, ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई और दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई। ये उदाहरण हमारे हो गए। अब हम देखेंगे दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई, यहाँ गलती हुई थी, ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई, ये दोनों मिलकर के भी बनेंगे दीर्घ ई। जैसे उदाहरण लें, महति धन इक्षा। यहां महति में दीर्घ ई की मात्रा है, तकारोत्तरवर्ती, दीर्घ ई के बाद इक्षा का ह्रस्व ई आया, दोनों मिलकर के दीर्घ ई बनेंगे, शब्द बनेगा महतिक्षा। अ और ई के उदाहरण हो चुके हुए हैं, हम लोग आगे के उदाहरणों को देखें। ह्रस्व उ के बाद यदि दीर्घ उ आया, या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ आया, अथवा
ह्रस्व ऊ के बाद ह्रस्व ऊ आए या दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ आए, इन सभी कंडीशंस में प्रोडक्ट होगा हमारा दीर्घ ऊ। जैसे उदाहरण हम लोग लेकर के चलते हैं। दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ, जैसे वधू धन उत्सव। यहां ऊ के बाद, दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ आया और दोनों मिल करके दीर्घ ऊ में ही परिणत होंगे। शब्द हमारा बनेगा वधूत्सवः। आगे हम लोग देखें, यदि ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आता, वैसी स्थिति में क्या बनेगा? लघु धन ऊर्मी। ह्रस्व ऊ के बाद आया दीर्घ ऊ, दोनों मिल करके भी दीर्घ ऊ बनेंगे। शब्द हमारा होगा ये हमारा ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ का उदाहरण हो गया। इसके बाद हम लोग देखें, यदि ह्रस्व ऊ के बाद ह्रस्व ऊ आता हो, जैसे ये ह्रस्व ऊ और इसके बाद ह्रस्व ऊ, इसका उदाहरण हम लोग देख लें। जैसे मधु धन उत्तम। यहां मधु में ह्रस्व ऊ की मात्रा है और उसके बाद उत्तमम का ऊ आया, ये दोनों मिल करके दीर्घ ऊ में परिणत हो जाएंगे। शब्द बनेगा म, ये ध में जो ह्रस्व ऊ की मात्रा थी वो दीर्घ ऊ की मात्रा हो गई और यहां से ऊ समाप्त हो गया। कौन कौन से उदाहरण हुए? दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ, इसी के साथ ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ, और तीसरा हमारा हो गया ह्रस्व ऊ के बाद ह्रस्व ऊ। अब अगला जो कंडीशन है वो होगा दीर्घ ऊ के बाद यदि पुनः दीर्घ ऊ आ जाए। एक शब्द का निर्माण हम लोग कर लेते हैं। जैसे दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ का उदाहरण, वधू धन ऊर्ध्व। यहां वधू में धकारोत्तरवर्ती दीर्घ ऊ के बाद ऊर्ध्व का दीर्घ ऊ आया, दोनों मिल करके दीर्घ ऊ में परिणत होंगे। शब्द हमारा, अब यहां क्या होगा? यहां भी दीर्घ ऊ है, यहां भी दीर्घ ऊ है, दोनों दीर्घ ऊ मिल करके भी एक दीर्घ ऊ में अवशिष्ट रहे। शब्द हमारा बन गया वधू वधूर्ध्वः। इस प्रकार से ऊ का उदाहरण समाप्त हुआ। आगे हम लोग री के उदाहरण की ओर चलते हैं। यहां भी चारों कंडीशंस हो सकते हैं। ह्रस्व री के साथ मिले, दीर्घ री के साथ मिले, ह्रस्व री दीर्घ री के साथ मिले या दीर्घ री ह्रस्व री के साथ मिले। इन सभी स्थितियों में हमारा जो प्रोडक्ट होगा इन
में से किन्हीं भी दो के मिलने से जो बनेगा वो है दीर्घ री। अब कुछ उदाहरण हम लोग देख लें, जैसे पितृ धन ऋणम। यहां पितृ के री के बाद ऋणम का री आया, दोनों मिलकर के ये दोनों री मिलकर के दीर्घ री में परिणत हो जाएंगे। ध्यान देंगे, ये ह्रस्व री को लिखने के लिए हम एक बार इसको घुमाते थे, जब दीर्घ री लिखना होगा तो हम इसी संकेत को रिपीट कर देंगे, दो बार करेंगे। तो शब्द हमारा बनेगा वैसे ही और शब्द हम ले सकते हैं, भर्तृ धन रिद्धि। यहां भी वही होगा, होत्री धन ऋकारः। कुछ शब्दों को लिख लिया जाए, भर्तृ धन यहां भी दोनों री मिलकर के दीर्घ री में परिणत होगा। शब्द बनेगा भर्तृ वैसे ही पुत्रिकारः। अब अंतिम कंडीशन की ओर हम लोग आ जाएं। पहले भी हम लोगों ने जाना री और ली दोनों वर्ण आपस में परस्पर सवर्ण माने गए हैं, समान वर्ण के रूप में परिगणित किए गए हैं, अतः इनके बीच में एक दूसरे का आदान प्रदान हो सकता है। री के स्थान पर ली को तो नहीं रखेंगे, लेकिन री के स्थान पर हम री को रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता। या अगर री के बाद ली आ जाए या ली के बाद री आ जाए तो भी दोनों के बीच में दीर्घ संधि होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा दीर्घ री। एक बार पुनः लिख लें, री के बाद ली आ गया अथवा ह्रस्व या दीर्घ री आ गया तो भी यही स्थिति बनेगी। अगर री से मिल जाए या दीर्घ री से मिल जाए तो भी दोनों मिलकर के दीर्घ री के रूप में ही परिणत होंगे। या दो री आपस में मिल रहे हों तो भी दोनों मिलकर के दीर्घ री बनेंगे। जैसे एक उदाहरण हम लोग इसका जो प्रसिद्ध है उसको सबसे पहले देख लें, होत्री धन ऋकारः। यहां क्या हुआ? री का री से मेल हो रहा है। री का ली से मेल होने पर दोनों मिलकर के री बनेंगे। क्यों? क्योंकि वार्तिककार ने कहा है री ली वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और री इन दोनों वर्णों को आपस में सवर्ण मानना चाहिए। सूत्र क्या कहता था हमारा? अकः सवर्णे दीर्घः। अक के बाद यदि सवर्ण आ जाए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अब री का कोई दीर्घ है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, उसके स्थान पर हम दीर्घ री को रख सकते हैं। तो दोनों मिलने के बाद यहां री था, यहां री था, दोनों मिलकर के दीर्घ री के रूप में परिणत हो गए। अगर
एक उदाहरण की कल्पना कर ली जाए। मान लीजिए आपके समक्ष आ जाए लृ धन लृकारः। यहाँ भी लृ है, ह्रस्व लृ है और उसके बाद ह्रस्व लृ आया है। दोनों मिलेंगे तो भी दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाएगा। शब्द हमारा बनेगा ऋकारः। आशा है आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने दीर्घ संधि को अच्छी प्रकार से सीखा होगा। एक विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि संधि के किसी भी पार्ट को, दीर्घ संधि, गुण संधि इत्यादि को जब आप देख रहे हो तो संधि के विषय में जो पूर्व में 2 वीडियोस डाले गए हैं उनको देखते हुए यदि आप इनको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।